अमेरिका ने इराक पे आक्रमण किया। ठीक, फिर कह रहे कि 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ठीक है, के कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया। भाई अब तुम इसका मतलब पता, इसका याद रखोगे ना, क्या इसका याद रखो भाई कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था, क्या था भाई ये ऑपरेशन इराकी फ्रीडम एक ऐसा मतलब एक फ्रीडम है, एक ऐसी योजना थी जिसके अंतर्गत अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। ठीक है, ऐसा बोलना सीखो, जब तक घर पे पढ़ोगे नहीं भाई बहुत दिक्कत आएगी। घर में बुक से पढ़ना शुरू होता है एनसीईआरटी से, पूरा घोल के पी जाओ एनसीईआरटी की बुक को, वरना बिना बात में तुम्हारे वो कुछ कम मार्क्स आएंगे, तुम नाचोगे बिना बात में। फिर 12th क्लास है तुम्हारा, फिर कॉलेज डिसाइड होता है इससे। सुनो भाई, सुनो भाई, मैंने कि अमेरिकी अगुवाई वाले, हाँ भाई, अच्छा तुम्हें अमेरिका की अगुवाई पता है? अमेरिका ने जो अगुवाई की थी, अमेरिका ने बहुत सारे देशों से ना जो बड़े बड़े जो डॉन वगैरह उन सबको अगुवाई था, और ऐसी जगह छुपा दिया जहां कोई ढूंढ नहीं पा रही थी। तो वही कह रहा कि सुनो, अमेरिकी अगुवाई वाले कॉलिशन, कॉलिशन ऑफ विलिंग्स, जिसको क्या बोलते हैं भाई, मतलब कि आकांक्षियों के महाजोट। ठीक, अब सुनो, हाँ भाई, कह रहे वही कह रहा कि जो अमेरिकी अगुवाई वाले कॉलिशन ऑफ विलिंग्स में 40 से 40 से ज्यादा देश शामिल हुए। देखो भाई, इसके अंदर ना जो अगुवाई वाली बात है, इसमें 40 से ज्यादा देश शामिल हुए थे। उसके बाद कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर हमले की अनुमति नहीं दी। देखो, जो संयुक्त राष्ट्र संघ, भाई क्या था संयुक्त राष्ट्र संघ? एक ऐसा संगठन है जो पूरी दुनिया में कोई किसी पे हमला करेगा तो पहले उससे पूछना पड़ता है, भाई तू हमला क्यों कर रहा है, रीजन बता पहले। तो अमेरिका ने उससे कोई अनुमति नहीं ली। उसके बाद कह रहे कि भाई दिखावे के लिए, सुनो, दिखावे के लिए कहा गया कि सामूहिक संहार के हथियार, ठीक है भाई, मैंने कहा कि दिखावे के लिए कहा गया कि सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया है। ठीक है भाई, सुनो, यहाँ पे लिखा है कि मतलब वीपन्स ऑफ मास, हाँ भाई क्या इंस्ट्रक्शन, ये हमारे पास, बस इस वर्ड को ध्यान रख के चलना। हमारे पास ये वर्ड ऐसा है जिसका मतलब मेरे पास क्या है कि देखो, दिखावे के लिए कहा गया कि सामूहिक संहार के हथियार, सामूहिक संहार के हथियार का मतलब किसी एक पूरी जगह को नष्ट करने वाले हथियार। फिर सुनो, कह रहे कि इराक में सामूहिक संहार के हथियार की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले। भाई देखो, जब ना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से पूछा गया, भाई जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका से पूछा भाई तूने उसके ऊपर हमला क्यों किया, ठीक है, उसके बाद ना अमेरिका ने झूठ झूठ बोल दिया कि हमें ये खबर मिली कि एक ऐसा बम बना रहा है, इराक जो है ऐसा बम बना रहा है जिससे पूरी दुनिया को खतरा है, तो इसलिए मैंने पहले हमला कर दिया इस पे। झूठ बोला ना अमेरिका ने। फिर कह रहे कि इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले के मकसद कुछ और ही थे। देखो, अमेरिका ने झूठ बोला, तो इस बात से हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो हमला किया है उसका मकसद कुछ और है। ठीक, फिर कह रहा जैसे इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिकी की मनपसंद सरकार कायम करना। देखो भाई, अब उसने हमला क्यों किया? अमेरिका ने पहले, इराक के अंदर तेल था बहुत सारा, इराक की जो लोग हैं उनके पास, भाई उन सबके पास क्या था? तेल था। तो तेल के जो तेल का भंडार है उसको अपने कब्जे में लेने के लिए, तुम पता समझ लो तेल का भंडार क्या होता है? जो जिससे पेट्रोल वगैरह निकलते हैं, पेट्रोल डीजल ये सब निकलते हैं ना, मिट्टी तेल, ऐसा तेल का भंडार भाई धरती के अंदर से अनलिमिटेड निकल रहा है, बहुत सारा निकल रहा है। और इसी चक्कर में इराक अमीर था बहुत ज्यादा, तो अमेरिका ने क्या किया, इस पे हमला कर दिया। ठीक, और हमला करने का पर्पस क्या था? पहले तो वहां पे जो वहां का तेल का भंडार है उस पर कब्जा करना, ठीक है। दूसरा, इराक के अंदर अपनी सरकार कायम करना। मुझे बताओ, जब ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर हमला किया था, इंडिया के ऊपर राज जमाया था, तो क्या की थी? अपनी सरकार जमाई थी, समझ रहे हो ना? तो सेम उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से अमेरिका ने इराक पे हमला किया और वहां पे अपनी सरकार जमाने की सोची। ठीक है, फिर सुनो भाई, उसके बाद यानी कि सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद रोज में ही जाती रही। उसके बाद भाई जो वहाँ पे जो सद्दाम हुसैन की सरकार थी वो कुछ दिन की थी बस, ठीक है। लेकिन इसके बाद को सुनो, कह रहा लेकिन इराक को शांत कर पाने में अमेरिका सफल नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, देखो अब ना इराक जो है, इराक को शांत नहीं कर पा रहा हो, जिससे मान के चलो ऐसा ना किसी ने किसी पे हमला कर लिया, ठीक है, पूरा देश शांत बैठा है, कोई मतलब नहीं किसी को। लेकिन भाई इराक ना मतलब शांत नहीं बैठ रहा, बोला भाई तूने हमला कैसे किया हम पे?
ठीक, और खूब टक्कर की जवाब दिया जा रहा है उसे, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो अभी यूक्रेन पे हमला किया था, ठीक है, यूक्रेन पे जब हमला किया था तो यूक्रेन शांत थोड़ी बैठा। अगर ऐसा होता 10 दिन तक हमला करते तो सरेंडर कर देता, तो उससे क्या होता, हमें शांत बैठ गया। लेकिन यूक्रेन शांत नहीं बैठा, तो अपना कब्जा जमा नहीं पाया वहां पे। फिर सुनो, कह रहे कि इराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूर्ण व्यापी विद्रोह भड़क उठा। भाई अब क्या इराक के अंदर क्या हुआ कि वहां पे ना भाई एक ना मान लो नारे चलने लगे लोगों के बीच में कि भाई अमेरिकी को भगाओ यहाँ से, जो अमेरिका के लोग हैं उन्हें भगाओ यहाँ से। उसके बाद अमेरिका के 3000 सैनिक इस युद्ध में मारे, मतलब कि मरे। जबकि इराक हमें जबकि इराक के सैनिक कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में मारे गए। देखो, जो अमेरिकी जो सैनिक थे ना वो 3000 मारे गए, लेकिन जो इराक के सैनिक थे वो बहुत ज्यादा संख्या में मारे गए। पता क्यों? देखो, अमेरिका अगर किसी देश पे हमला करने के लिए आया है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अमेरिका अगर किसी देश पे हमला करने के पर्पज से आया है, तो पता क्या करेगा वो? बहुत सारे हथियार लेके आएगा, पूरी जान लगा देगा वो। लेकिन इराक को अपना देश बचाना है, अगर वो जितना ज्यादा हथियार यूज करेंगे ना, तो उतना ज्यादा उसके देश को नुकसान होगा। इसीलिए भाई जो इराक के ज्यादा सैनिक मारे गए और अमेरिका के सैनिक कम मारे गए। ठीक है, फिर कह रहे कि एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमले के हाँ भाई, हाँ, अमेरिकी हमले के बाद से लगभग 50,000 नागरिक मारे गए। अमेरिका जब हमला किया ना तो कम से कम 50,000 नागरिक मारे गए थे। ठीक है, हाँ, कह रहे कि अब यह बात बड़े व्यापक रूप में मानी जा रही है। और भाई इसको अब ये मैटर बहुत बड़ा बना दिया कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में इराक पर अमेरिकी हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ। देखो भाई, अब ना बोल सकते हैं कि ये जो अमेरिका ने अपनी चलाई थी ना, क्या सोचा था भाई कि हम यहाँ पे हमला कर लेंगे, हमारी चल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अमेरिका की चली नहीं बिल्कुल भी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अमेरिका की नहीं चली वहां पे। तो भाई इस चक्कर में मतलब कि थोड़ा एक गिल्टी फील हुआ, बोला भाई मैं इतनी बड़ी ताकत, मैं इसमें हमला किया, इस बंदे ने सरेंडर नहीं किया। ठीक है, फिर सुनो, कह रहे कि इसी कारण अगर हम विश्व राजनीति को समझना चाहे तो हमें विश्व की विभिन्न, हाँ भाई कह रहे कि चाहे तो हमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच शक्ति के बंटवारे को समझना पड़ेगा। देखो मैंने क्या बोला, कि इसी कारण अगर हम विश्व राजनीति को समझना चाहे, अगर हम पूरे देश की राजनीति को समझना चाहते हैं, तो हमें विश्व के विभिन्न विभिन्न का मतलब है भाई अलग अलग, तो कह रहे देश भाई हमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच शक्ति के बंटवारे को समझना पड़ेगा। देखो अब मैंने क्या बोला कि अगर हमें पूरे देश की राजनीति को समझना है, ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई जो भी पूरा पूरा देश है ना, उस वो किस तरीके से चल रहा है, किसके पास कितनी पावर बांट रखी है। बस मैं देखो, जैसे मैंने बोला ना कि अमेरिका ने इराक पे हमला किया फिर भी कंट्रोल नहीं पा पाया। तो अब ये जो राजनीति चल रही है ना भाई, ऐसा क्या है, किसके पास कितनी पावर है, और वो सारी बात करेंगे। ठीक, पहला सुनो, कह रहा उदाहरण के लिए, उदाहरण मान लो, उदाहरण के लिए शीत युद्ध के समय मतलब कि 1945 से 1991, पता ना, पता चलता शीत युद्ध जो है 1945 और कौन सी डेट है, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, ये तो है ना। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ठीक, उसी के बाद शीत युद्ध चालू हुआ। ठीक है, और शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक चला। ठीक है, 1991 में क्या भाई, क्या आया, एलपीजी। ठीक है, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। समझो मैं इसका मतलब बता रहा हूँ क्या होता है। 1991 में एलपीजी आई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। देखो लिबरलाइजेशन के अंदर क्या था, जो भी टैक्स लगा रखे थे ना भाई, बहुत सारे टैक्स थे हर एक चीज पे। तो मैंने टैक्स के बारे में बताते याद है, तो मैंने टैक्स के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं कि सामान बनाया तो टैक्स, उत्पादन किया तो टैक्स, बेचने का तो टैक्स, उतारा तो टैक्स। ठीक है, तो अब ये सारी मेरे पास क्या चीज थी, जितने भी ये तो बेकार के टैक्स थे ना, ये सारे हटा दिए गए। ठीक, उसके बाद अगला क्या बोला मैंने, प्राइवेटाइजेशन। वो सारी की सारी संस्था जो सरकार के हाथ में थी, वो प्राइवेट को बेच दी गई थी प्राइवेटाइजेशन के अंदर। ठीक है, अगला है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जब, अच्छा हम अपने भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, बस मारिए, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उस टाइम क्या बात निकल के आई थी भाई, उस टाइम एक बात देखी गई थी कि हमारे देश के मन में दूसरे देशों के प्रति बहुत ही डर बैठ गया कि भाई अब तो कोई भी हम पे हमला मतलब कि कब्जा कर सकता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, कि कोई सा भी देश हम पे कब्जा कर सकता है। अब भाई इस डर से ना भारत ने दूसरे देशों से सामान खरीदना बंद कर दिया। ठीक है,
फिर अपने देश में खेती करी, अपने देश में खेती करी तो उसको लगा हाँ भाई चलो ठीक है, थोड़ा सा ना अच्छा चल जाएगा। उसे क्या लगा कि हमारा देश ग्रो करेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा विकास किया। 1947 के बाद भारत ने थोड़ा सा विकास किया, लेकिन उसके बाद दोबारा और ज्यादा गरीब हो गया। आजादी के टाइम जितना गरीब था ना, उससे और ज्यादा गरीब होने लगा। पता क्यों? क्योंकि किसी के पास मशीन ही नहीं है, नई नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे चलते थे उन्होंने थोड़ी बहुत मशीन बाहर से मंगानी शुरू करी, थोड़ी और मशीन उन्होंने बाहर से मंगा ली। ठीक, ऐसे करते करते फिर जब 1991 आया तो एलपीजी लागू हुई। ठीक है, एलपीजी लागू हुई तो ग्लोबलाइजेशन के तहत ये बात देखी गई, जिसको मतलब इसको ना वैश्विक मतलब कि ये बोलते हैं वैश्वीकरण बोला जाता है जैसे, ठीक है। तो मैंने बोला कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या हुआ कि अब भारत जो है अन्य देशों के साथ व्यापार करने लग गया। ठीक है, बात समझ आ गई। वो अन्य देशों के साथ व्यापार आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर किसी को। हाँ भाई, जैसे मान लो कि भारत है, भारत के अंदर दूसरे देश के सामान बिकते हैं, यहाँ का सामान दूसरे देश में बिकता है। ये किसका प्रभाव है? ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब देखो, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि उदाहरण के लिए शीत युद्ध के समय दो अलग अलग गुटों में शामिल देशों के बीच ताकत का बंटवारा था। देखो स्टार्टिंग में क्या था, शीत युद्ध के टाइम पे इन दोनों के अंदर क्या था भाई, इन दोनों के बीच में था ना बंटवारा, सिर्फ या तो अमेरिका या फिर सोवियत संघ, दो जने थे। पता लग रहा है? अच्छा देखो भाई, तुम समझते तुम्हारा चैप्टर पहला डिलीटेड है, तुम्हारा चैप्टर पहला जो है डिलीटेड है। अगर मैं तुम्हें ये चैप्टर नहीं पढ़ाता तुम इसे कैसे समझते भाई क्या लिखा हुआ है? समझ आ रही बात? मैं तुम्हें फिर भी बोलता रहता, तुम बोलते पता नहीं क्या है ये। ठीक है, अब सुनो। फिर कह रहा है कि शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ ने इन दो अलग अलग शक्ति केंद्र के अगुआ थे। देखो भाई, शीत युद्ध के टाइम पे ना जो पूरी की पूरी दुनिया दो अलग अलग शक्ति के कंट्रोल में थे, एक अमेरिका दूसरा सोवियत संघ। ठीक है, फिर सोवियत संघ के पतन, पतन का मतलब क्या है भाई? खत्म। ठीक है, समाप्ति के बाद। तो कह रहे कि सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा। देखो सोवियत संघ खत्म हो गया, सोवियत संघ के खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन बचा भाई? अमेरिका। ठीक है, फिर कह रहे कि जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या कहें कि उद्रता महाशक्ति के दबदबे में हो तो इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था भी कहा जाता है। देखो अगर तुम्हारे पास ना ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई बताओ कि हमारे पास एक ध्रुवीय व्यवस्था किसको बोलते हैं, ठीक है, तुम पता क्या बोलोगे? एक ध्रुवीय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत संपूर्ण विश्व पे हमें पूरी दुनिया पे केवल एक ही देश का दबदबा होता है। ठीक है, या फिर वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। उदाहरण के लिए तुम क्या लिखोगे? उदाहरण के लिए शीत युद्ध की समाप्ति पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश अमेरिका था, तो उस टाइम उसका दबदबा था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें? अगर किसी को लिखना है तो फिर वीडियो चला के दोबारा से लिख सकते हो। ठीक है, सुनो फिर। हाँ भाई, कह रहे कि भौतिकी के इस शब्द ध्रुव का यह एक तरह का मतलब कि भ्रामक प्रयोग है। भाई ध्रुव में एक ध्रुव मतलब एक ध्रुवता, ठीक है, मतलब कि सिर्फ एक के पास पावर है, एक ध्रुव के पास पावर है। फिर कह रहे कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो इसे वर्चस्व, ठीक है, वर्चस्व शब्द के इस्तेमाल से वर्णित करना ज्यादा उचित होगा। ठीक है भाई, जो वीडियो देखेगा ना वो मेरे पीछे दिख रही है यहाँ पे। चलो अब दिख जाएगा, देखो मैंने क्या बोला भाई कि अगर कह रहे कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो, ताकत का एक केंद्र हो मतलब कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है भाई? अमेरिका था। ठीक है, जब भी सबसे ज्यादा ताकत किसी एक के पास होती है, मैंने क्या बोला? जब भी सबसे ज्यादा ताकत किसी एक के पास होती है उस केस में, उस टाइम उसको हम बोलते हैं वर्चस्व। बात में आ गई? क्या बोलते हैं उसे? वर्चस्व बोलते हैं। तो अब देखो भाई, हम वही अगली बात करने जा रहे हैं। चलो भाई, ये पता नीचे का टॉपिक छूट गया वाला, नीचे का कि वर्चस्व क्या होता है। वैसे पता लग गया था कि वर्चस्व क्या है। चलो फिर भी हल्का सा पढ़ दे रहा हूँ। मैं देखो हमारे पास टॉपिक था कि क्या होता है वर्चस्व का अर्थ। कह रहा राजनीति एक ऐसी कहानी है जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, राजनीति एक ऐसी कहानी है शक्ति के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ठीक है, किसी भी आम आदमी की तरह हर समूह भी मतलब क्या है कि हर समूह भी ताकत पाना और
अभी कायम रहना चाहता है। देखो मैंने क्या बोला, जिस तरीके से इंसान अपने आप को ताकतवर बनाना चाहता है और सबसे ज्यादा अलग बनाना चाहता है, उस तरीके से एक देश भी चाहता है। ठीक है, कह रहे कि हम रोजाना बात करते हैं कि फलना आदमी ताकतवर होता जा रहा है या ताकतवर बनने पर तुला हुआ है। बोलते ना कि भाई भाई जो फलना, भाई तो कोई सा भी इंसान, जैसे मान ऐसे बोल दूं कि अभी जो है इलॉन मस्क, वो बहुत ज्यादा अमीर बनता जा रहा है, चीन बहुत ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा है, बोल रहे हैं ना ऐसा। तो इसी तरीके से करें कि विश्व राजनीति में विभिन्न देश या देशों के समूह ताकत पाने और कायम रखने की लगातार कोशिश करते हैं। तो भाई अलग अलग देश जो है अपनी ताकत का कायम रखने की कोशिश करते हैं। क्या यह ताकत सैन्य प्रभुत्व, और ये ताकत कैसे होती है, सेना के बल पे। ठीक है, उसके बाद आर्थिक शक्ति का पैसा, पूंजी, देश में कितनी मशीन है, देश में कितना पैसा है, वो देश में कितना सोना है, ये सब। फिर राजनीतिक रुतबे क्या होते हैं भाई, राजनीतिक रुतबे का मतलब मेरे पास नॉर्मल सा है कि उनका दबदबा कैसा है, पूरे देश को संभालते कैसे। देखो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों देश संभालते थे। सोवियत संघ अपनी राजनीतिक रुतबे के कारण बर्बाद हुआ है। ठीक है, अमेरिका जो इतना खिला है अपने राजनीतिक रुतबे के कारण। देखो सोवियत संघ के अंदर वहां के लोगों से झूठ बोला जाता था। क्या झूठ बोलते थे भाई, हाँ कि अमेरिका हमसे गरीब है। ठीक है, तो लेकिन अमेरिका वालों से कुछ नहीं बोला गया कि भाई तुम जैसे हो देख लो, अपने आप को खुद देख लो। बात में आगे क्या बोल रहा हूँ फिर सुनो। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबे, ठीक, और संस्कृति बढ़त के रूप में होती है। मैं देखो संस्कृति बढ़त का होता है मतलब क्या है, अपने देश की संस्कृति दूसरे देश में फैलाओ। मुझे बताओ, देखो पता इस्लाम बहुत ज्यादा फैल रहा है भाई, इस्लाम वो जनसंख्या बढ़ा बढ़ा के फैल रहा है, यानी कि लोग अपना रहे हैं, अपनी जनसंख्या खूब सारी बढ़ा रहे हैं वो। बात समझ आ रही है, अपनी जो जनसंख्या है बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ा रहे हैं। तो इस्लाम इस तरीके से फैल रहा है। लेकिन अगर लोग किसी संस्कृति को खुद अपनाते हैं, वो है हिंदू की संस्कृति। ठीक है, हिंदू की संस्कृति पता है, देखो हमारे देश की लड़कियां लड़के फॉरेन की ट्रेंड अपना रहे हैं। ठीक है, दूसरे देश की संस्कृति अपना रहे हैं, और वहां के लड़के लड़कियां हमारे यहाँ की, वो राधे राधे कृष्ण कृष्ण घूमते वो बोलते फिरते हैं। तुम यूट्यूब पे बतेरी वीडियो देख लो जो वायरल है। ठीक, वो भाई पूरा अंग्रेजों का पूरा झुंड है और राधे कृष्ण गाते गाते जा रहे हैं, इंडिया के अंदर भी है। ठीक है, अब बताओ, देखो भाई ये होता है। ठीक, तो अब इस तरीके से हम क्या भाई बता सकते हैं कि हाँ किसका वर्चस्व चल रहा है। अब सुनो भाई, अगली बात करते हैं कि वर्चस्व। ठीक है, सैन्य शक्ति के अर्थ में देखो मैंने क्या बताया, देखो वर्चस्व के कितने रूप हैं। सबसे पहले मेरे पास, हाँ भाई देखो पहला पॉइंट कि यह ताकत सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबे और संस्कृति बढ़त के रूप में होती है। कितने पॉइंट बोले मैंने, देखो पहला सैन्य प्रभुत्व, ठीक है, दूसरा आर्थिक शक्ति, तीसरा राजनीतिक रुतबा, और संस्कृति की बढ़त, की संस्कृति कितनी ज्यादा बढ़ रही है। चार तरीके, हम चारों को लाइन से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्या मेरे पास टॉपिक यहाँ पे, मेरे पास जो पहला टॉपिक है वो है कि वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ में। सैन्य शक्ति के अर्थ में वर्चस्व का मतलब क्या होता है, पास में क्या बोल रहा हूँ, सैन्य शक्ति के अर्थ में वर्चस्व का मतलब क्या है। देखो भाई, हैगेमनी शब्द की जड़े प्राचीन यूनान में एक वर्ड है मेरे पास, हैगेमनी। ठीक है, फिर इस शब्द से किसी एक राज्य राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है। देखो अब हैगेमनी पता है किसे बोलते हैं, जब भी तुम्हें किसी एक राज्य के नेतृत्व, राज्य की लीडरशिप, राज्य के नेतागिरी के बारे में बताते हैं ना, उसको बोलते हैं हैगेमनी। ठीक है, हैगेमनी, बात में आ रही है। जब भी किसी एक देश की, क्या बोला मैंने, उनके नेताओं की बात चलती है, लीडरशिप की बात चलती है, नेतृत्व की बात चलती है कि उस देश पे, उस देश को, उस देश का नेता कौन है, उस देश का लीडर कौन है। तो अगर हमें ऐसा बोले ना तो बोलेंगे हेगेमनी किसकी चल रही है, क्या बोलूंगा, हेगेमनी किसकी चल रही है। ठीक है, सुनो भाई, तो यहाँ पे कह रहे कि मूलतः इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया जाता था। देखो भाई, किसी भी चीज की शक्ति को दिखाने के लिए इसका प्रयोग पहले किया जाता था। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ।
मैंने क्या बोला, किसी भी चीज की शक्ति का प्रयोग दिखाने के लिए इसका उपयोग किया था। फिर कि इस प्रकार हेगेमनी के पहले अर्थ का संबंध राज्य के बीच सैन्य क्षमता की बुनावट और तौल से है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले इसका मतलब क्या है भाई, जो सैन्य शक्ति की ताकत, बात में आ रही है। हेगेमनी का मतलब क्या है, सैन्य शक्ति की ताकत, जो सेना है उसकी ताकत की बात चलती है। ठीक है, फिर कह रहे कि हेगेमनी से ध्वनित सैन्य प्रबलता का यही अर्थ आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने में इस्तेमाल होता है। देखो, अमेरिका की हैसियत कितनी है, औकात कितनी है, इसको बताने के लिए किस वर्ड का उपयोग कर रहे हैं, हेगेमनी का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब सुनो, फिर ये वाला दिखेगा। हाँ भाई, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि क्या आपको आज से है, मतलब कि तो क्या तुम्हें याद है कुछ, ठीक है, क्या तुम्हें पता है कि वही करेगी, क्या आपको आज से है, मतलब आज से की याद है कि जिसकी एक टांग अमेरिकी हमले में जाती रही। भाई ये कहानी मैंने मतलब ये कहानी है, मैं तुमसे कहा था पढ़ने के लिए, तुमने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता। ठीक है, तो एक कहानी थी, मैं तुम्हें पढ़वाया था ब्लू बॉक्स के अंदर। कह रहे कि यही है वह सैन्य वर्चस्व जिसने उसकी आत्मा को तो नहीं लेकिन उसके शरीर को जरूर पुंग बना दिया। देखो, यह पता क्या होता है, जैसे मैं तुमसे ऐसा बोलता हूँ कि भाई पुंग का पता मतलब क्या है, पुंग का मतलब नपुंग समझते हो क्या होता है, नकारा। ठीक है, देखो मैं तुमसे अगर ऐसा बोल दूं, तुम्हारे मन में हौसला है फौज में जाने का, लेकिन तुम्हारा पैर ही नहीं है, समझ रहे हो, तुम्हारे मन में हौसला है भाई फौज में जाने का, लेकिन तुम्हारे पैर नहीं है, तो ये चीज देखी जाती है। ठीक, तो भाई मन तो तुम्हारा है, मन से तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन शरीर से नहीं हो। समझ में आई बात, अमेरिका मन से बड़ा तगड़ा ताकतवर था। ठीक है, वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, लेकिन एक संगठन बना हुआ था। बात में आ रही है, संगठन के तहत तुम किसी पे हमला करोगे तो पहले तुम पूछोगे, लेकिन अमेरिका थोड़ा समझ रहे हो कैसा है। ठीक है, वो कुछ ज्यादा ही चला के वो बिना पूछे हमला करता है, फिर बोलता है कि भाई ये ऐसा ऐसा बम बना रहे। इराक पे हमला किया ना अमेरिका ने, अमेरिका ने जो इराक पे हमला किया, क्या बोल किया था, 2003 में किया था ना, अमेरिका ने 2003 में इराक पे हमला कर दिया। पता क्या बोला, बोला कि भाई ये ऐसा बम बना पूरी दुनिया को खतरा है। ठीक है, और फिर क्या किया, उसके तेल के कुओं पे कब्जा करने की सोची, वहां पे अपनी सरकार बनाई। ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन क्या हुआ भाई, ऐसा हो नहीं पाया। बात समझ आ रही है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। वहां की जो जनता है वो शांत नहीं बैठी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, वहां की जो जनता है वो शांत नहीं बैठी भाई, वो बोले हम तो बहिष्कार करेंगे तेरा। ऐसा होता नहीं कि भाई किसी देश पे हमला किया, हाँ ठीक है शांत बैठे हुए हैं, कोई नहीं, चला ले अपना राज। भाई भारत के अंदर ऐसे ही होता है, भारत पे ऐसे ही लोग राज करके नहीं गए, मुगल यहाँ राज 200 साल तक राज करके गए, अंग्रेजों ने तो तगड़ा राज किया। पता क्या होता है इंडिया के अंदर, देखो तुमने खुद सोचना, किसी एक के घर में लाइट जाएगी ना, तो पहले पड़ोसी के घर में जाके इसकी लाइट गई कि नहीं गई। अगर उसकी लाइट गई हुई है, ठीक है, बोले कोई नहीं यार छोड़, इग्नोर मार, ऐसे ही तो था ना। लेकिन अदर कंट्री में क्या होता है, जैसे ही उसकी लाइट गई तुरंत कॉल उठाया, भाई लाइट कैसे कटी मेरी। ठीक है, साइड वाले से मतलब नहीं है उसको, पहले अपने आप को बचाएगा। और हर एक बंदा ऐसा ही है, हर एक बंदा ऐसा ही है, हर एक बंदा देखता है कि भाई तुम, मुझे दिक्कत हो रही है, मैं अपनी दिक्कत खुद सॉल्व करूंगा। हर एक इंसान जान लगा रहा है। इंडिया में पता क्या होता है, मान लो किसी एक को ना अब अंग्रेजों ने दबोच लिया, वो देखता है साइड वाले पे कब्जा किया नहीं, क्या अच्छा कर रखा है, कोई नहीं, चलो दो, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही तो होता है। ठीक है, तो भाई ये सारी सारी बातें होती है। जैसे मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देता हूँ, तुम और तुम्हारे दोस्त बहुत पक्के दोस्त हो, ठीक है, बाइक से जा रहे हो, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, अब बता एक का चालान कटा, ठीक, अब दूसरे का नहीं कटा। जिसका चालान कटा हो तब तक दुखी होगा जब तक चालान ना कटे, दूसरे का चालान ना कटे। जैसे ही दूसरे वाले का चालान कट गया, खुश। भाई देखो ऐसा होता है, मैं जब जाता हूँ ना तो भाई, जैसे मान लो मेरा एक बार कोरोना टाइम पे मास्क का चालान कटा था। ठीक है, हम 10-12 में थे, टोटल 20,000 रुपए का चालान बैठ गया था। ठीक, तो वो ठीक है, वो मैटर तो सॉल्व करवा लिया हमने। लेकिन अब वो हमारे जो और दोस्त थे ना, वो तब तक खूब खुश थे, तो दूसरे दोस्त खुश थे खूब, यार तेरा चालान कटा है, तेरा चालान कटा है। और जो मेरे साथ के दोस्त थे, मैं खुद, ठीक है,
जिनका चालान नहीं कटा ना, हम उनसे बहुत दुखी थे। अब जब उनका भी चालान कट गया ना, अब हम नॉर्मल हो गए, हाँ ठीक है, इंडिया में ये होता है। ठीक है, पता नहीं कैसी टेंडेंसी बनी हुई है, कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में। इंडिया के लोग हैं, उनका दिमाग ही ऐसा पता नहीं कंस्ट्रक्ट हो रखा है, पता नहीं क्या है, लेकिन भाई जो बात है एक्चुअली यही बात है। ठीक है, सुनो। हाँ भाई, अगली बात करते हैं। कह रहे कि अमेरिका, भाई मैं लंगड़े वाली कहानी बता दी ना, क्या लंगड़े वाली, मन से ताकतवर है लेकिन कंट्रोल कर रखा है किसने? अमेरिका को कंट्रोल किसने कर रखा है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। समझ में आ रही बात? अमेरिका के पास ताकत बहुत है, दुनिया खत्म कर देगा वो, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ है। पता है, अगर अमेरिका हमला करने जाएगा ना, तो वो रूल तोड़ देगा बस, पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी। जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी तो अपना सामान कहाँ बेचेगा वो? उससे खुद भी तो अमीर बनना है, तो इसलिए हमला करता ही नहीं है। बस इराक में हमला किया, देखा भाई वो कुछ कर नहीं पाएगा इसलिए, लेकिन उसने भी कर दिया। ठीक है, फिर सुनो। भाई कह रहे कि अमेरिका की मौजूद ताकत की रीढ़, हाँ भाई कह रहे कि रीढ़ उसकी बड़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। भाई अमेरिका की सबसे जो ज्यादा ताकत जो चीज है वो उसकी सैन्य शक्ति है। जो सेना की शक्ति है वो बहुत बड़ी है। फिर कह रहे कि आज अमेरिका की सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी है, मतलब बहुत ही एक अलग ही है। बोलते हैं मेरे पास अनूठी चीज है, अनोखी है। ठीक है, और बाकी देशों की तुलना में बेजोड़। ठीक है, और देश की तुलना में बोलते हैं क्या बेजोड़ चीज है, ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है, समझते हो नहीं? बोलते हैं क्या बेजोड़ चीज है। तो ये क्या है? भाई अमेरिका की सैन्य शक्ति इतनी बेजोड़ है, इतनी ज्यादा अनोखी है, इतनी अलग है, दुनिया वाले बोलते हैं हाँ भाई ऐसा। लेकिन अब पता क्या है, हमारे इंडिया के जो पैरा कमांडो है ना, भाई वो सबसे ज्यादा ताकतवर माने जाते हैं। इसराइल जो है ना, वो बोलता है अगर मुझे इंडिया की जो सैन्य शक्ति मिल जाए ना, तो पूरी दुनिया पे राज कर लूं मैं, ऐसा बोलता है। समझ में आई बात? फिर सुनो। तो भाई वही कह रहा है कि अनूठी इस अर्थ में कि आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बूते पर पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। मैंने क्या बोला? अमेरिका के पास इतनी ताकत है ना कि वो जहां चाहे वहां निशाना साध दे और कोई इसको कुछ नहीं कर पाएगा। समझ में आई बात? अमेरिका के पास इतनी ताकत है। मैंने क्या बोला तुम्हें? वो कहानी मैंने तुमसे कहा था कहानी पढ़ने के लिए। कहानी में क्या लिखा था? एक बंदा होता है, उसकी ताकत बहुत है, मन से फुल ताकतवर है वो। ठीक, लेकिन उसका एक पैर कटा हुआ है। समझ में आई बात? अगर एक पैर कटा हुआ है तो भाई कंट्रोल में रहना पड़ेगा ना उसको। तो वही है, अमेरिका के पास ताकत बहुत है लेकिन वो संयुक्त राष्ट्र संघ के चक्कर में रुका रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि भाई अमेरिका की सेना इतनी ज्यादा प्रबल है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसपे हमला करना चाहे उस पे कर देगा। पता है, अभी चीन की सेना बढ़ती जा रही है। चीन जो है भाई बहुत तरक्की कर रहा है चीन अब। चीन को टक्कर देने वाला भी कोई नहीं है, सब पहले नंबर पे आ गया चीन। समझ में आ रही है बात? चीन अमीरी में पहले नंबर पे आ गया। पहले अमेरिका था, अब चीन आ गया। पता है, सुनो भाई, पता है कोई सा देश अमीर कैसे होता है? जब उस देश के अंदर लोग नौकरी के लिए काम ना करें, तो वो अपना बिजनेस शुरू करे। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो तुम सब हो, ठीक है, अब बताओ तुम सब अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे ना, तुम्हारे पास ज्ञान होगा नहीं। देखो, मैं पता क्या बोलता हूँ हमेशा मैं ना, पता है जितने आर्ट्स के बच्चे हैं उन्हें बोलता हूँ कि बच्चों सुनो, तुम कम से कम इकोनॉमिक्स लेना, कम से कम इकोनॉमिक्स पे जान लगाओ। वो नहीं लेते हैं ना भाई, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। जो इकोनॉमिक्स पढ़ गया ना, उसको पूरे देश का इतना तगड़ा ज्ञान होता है ना। ठीक है, भाई बोलते हैं हाँ ऐसी बात तो है, पैसा कहाँ छपता है, कहाँ बनता है, कहाँ लुटाना है, कहाँ बचाना है, वो सारी बात समझ जाते हैं भाई। एक इकोनॉमिक्स का जो बच्चा होता है, अगर भाई देखो तुम सबको पढ़नी है, मेरे चैनल पर सारी वीडियो पढ़ी है, प्ले लिस्ट है। तुम पता है उन्हें देखो, बस मत लिखो कुछ भी, कुछ मत लिखो, पता लाइन से बस वीडियो देखते रहो। इतना तगड़ा इंटरेस्ट आया, बोलो क्या पता है भैया आप। तुम देखो, 11th की शुरू कर रखी है मैंने, 11th की प्लेलिस्ट चेक कर लो, 12th की है 12th की चेक कर लो, मैं कहता दोनों चेक करो। 11th की देखी, हाँ भाई देख ली, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, 12th के साथ में देख लो। टाइम तो है ना भाई, नेट है, 1.5 GB मिल रही है। बहुत खर्च करोगे, 500 MB खर्च हो जाएगी। वाईफाई ले जाओ मेरे से, डाउनलोड कर लो यहाँ से, खूब देखो। लेकिन ज्ञान बढ़ाओ भाई, अपना ज्ञान। बिना ज्ञान के दुनिया में कोई कुछ नहीं है। तो ये जो मैंने क्या बोला, अमेरिका पहले ताकतवर थी, ठीक, इस टाइम क्या है भाई, चीन टॉप पे है। वो क्या कर रहा है वहां पे, लोग नौकरी के लिए नहीं मर रहे। इंडिया में क्या बोलते हैं, सरकारी नौकरी जाए जिंदगी सेट हो जाए, ऐसे ही तो है। इंडिया में एक लड़की का जो पिता होते हैं ना,
वो भी पता क्या बोलते हैं कि अगर दामाद चाहिए सरकारी नौकरी वाला चाहिए। अगर कोई होगा ना जिसका मतलब कि ढाबा चल रहा हो, बोले यार ढाबा चला तो तू कौन सा टॉप है, भाई ढाबा वाला 5-5 लाख रुपए छाप रहा है, ये चीज है। और सरकार ने मतलब 20,000 भरा पड़ा है, उसी में 20,000 बताओ भाई, 20,000 में असल क्या होता है, तम घुटघुटे से मरे जाओ मरे जाओ मरे जाओ, उसी में ये हो रहा है आजकल। तो खाए क्या, बोल रहे हैं कि इंसान खाए क्या बचाए क्या, ऐसी हालत हो जाती है। तो भाई थोड़ा सा ना देखो, मैंने बोला थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का ज्ञान ले लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि भाई तुम कुछ भी सोचोगे तुम्हारे सोचने की शक्ति बदल जाएगी। तुम देखना, वो पता है, जिसके पास जो सब्जेक्ट नहीं होता ना वो उसको और मजे से पढ़ता है। जैसे मान लो कि 9th के बच्चे मेरे पास बैठते ना, वो 12th की पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं बैठ के, 12th वाले ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है, 9th के बच्चे फटाफट आंसर दे रहे हैं, भैया ऐसा होता है, तू चुप रहे। इस तरीके से होता है, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं, उनको याद नहीं करना। 12th वाले को बढ़ना भाई, हमें याद करना है, हमें पढ़ना है, वो 9th वाले इंटरेस्ट लेते हैं। अगर तुम सबने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दी ना, देखो इससे तुम्हें देश के बारे में ज्ञान मिलता है। मैं देश के साथ देखो, एलपीजी तुम्हारे पास इस पूरे चैप्टर के अंदर नहीं है, बता मैं एलपीजी पता क्या होता है, आगे आएगा एलपीजी के बारे में। एलपीजी पूरा चैप्टर तुम बोलो भैया तुम्हें पता है वाली चीज, अगर एलपीजी के बारे में पता रहेगा तुम पहले बोले हाँ भाई हमें तो सारी पता है, छोड़ो। ऐसा है। फिर सुनो, फिर कह रहा है कि एकदम सही समय में अचूक और घातक वार करने की क्षमता है उसके पास। भाई अमेरिका के पास ना एकदम सही समय, जब चाहे तब हमला कर दे और बिना चूके। उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर बम सुना था ना, कंप्यूटर बम, तो उससे जहां चाहे तुरंत निशाना साध दे, ठीक है, और चूके भी ना। फिर कह रहे कि अपनी सेना को युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रखकर वह अपने दुश्मन को उसके घर में ही पुंग बना सकता है। देखो बहुत दूर खड़ा है, 200 किलोमीटर दूर है, मिसाइल छोड़ी खत्म, मिसाइल छोड़ी उड़ा दिया। अमेरिका वहां से मिसाइल छोड़ देगी ना, हमारे यहाँ भी दिखा सकती है। अभी याद है वो एक बम गिर गया पाकिस्तान में इंडिया का, ठीक है, तो लोग पता है मीम क्या बना रहे हैं, वो मतलब कि बोले पुतिन, मतलब वो बोल रहे हैं, पुतिन बोल रहा है मोदी से, मीम बना रहे सर, पुतिन ने मोदी से बोला अबे बोल देना मेरे पास टप्पा आगे चला गया, ये चीज़ है। और सोचो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इतनी पीछे है ना, एक हफ्ते बाद पता लगा इंडिया का है। उनको 2 दिन तक खबर नहीं थी कि वहां पे कोई रॉकेट गिरी, मतलब कि वहां पे कोई वो मिसाइल गिर गई है, ठीक है, मिसाइल नहीं है क्या गिरती, रॉकेट ही गिरी एक तरीके से, ठीक है, जो चीज है। तो भाई ये सारी सारी बात है। फिर कह रहे कि अमेरिकी सैन्य शक्ति का यह अनूठापन अपनी जगह, मतलब अपनी जगह, लेकिन इससे भी ज्यादा वही कह रहे कि विस्मयकारी तथ्य है कि आज कोई भी देश कह रहे अमेरिकी सेना शक्ति की तुलना में उसके पास अंक के बराबर भी नहीं है। देखो पास अंक के बराबर, उसके आसपास भी नहीं है। आज भी बात चलती है कि भाई अभी भी ना अमेरिका की शक्ति इतनी, देखो भले चीन अमीर है लेकिन अमेरिका को टक्कर देने वाला अभी भी कोई नहीं है, ठीक है। अमेरिका ने सोच ले इसे खत्म करना है, वो खत्म करवाना है। वैसे पता है मान लो जो ये ना क्या बोलते हैं इजराइल, ठीक है, इजराइल हो गया और भी देश है वो टक्कर के अब बन गए हैं। अब चीन भी बनता जा रहा है धीरे धीरे, कुछ दिन में भाई चीन आगे निकला। पता है पहले होते थे बम बम वगैरह वाले बम, लड़ाई, पहले मिसाइल गिर रहे हैं, ठीक है, तो अब पता क्या होता है, अब वायरस फैलाते हैं। इससे पहले इबोला वायरस आया था, ठीक है, इबोला वायरस में देश इतना पीछे चला गया, पूछो मत। पता है ये वायरस बनाए जाते हैं, किसी ने क्रिस 3 मूवी देखी है, क्रिस 3 में ना वो वायरस बनाता है, काल अपना फायदा देखने के लिए वायरस बनाता है, फिर बाद में पैसा कमाता है, अमीर होता है। ये एक इंडिकेशन है कि जो बड़े बड़े जो देश होते हैं ना अपने आप को अमीर बनाने के लिए और देशों को पीछे धकेलने के लिए वो वायरस बनाते हैं और उसका एंटीडोट अपने पास रखते हैं, ठीक है, फिर जाके क्या करते रहो खत्म। लॉकडाउन चला पूरे 2 साल, सोचो देश कितना पीछे गया होगा, ठीक है। अब सुनो, कह रहा है, अमेरिका से नीचे के कुल 12 ताकतवर देश एक साथ, हाँ भाई, एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्चा करते हैं उससे कहीं ज्यादा अपनी सैन्य क्षमता के लिए अकेले ही अमेरिका करता है, ठीक है। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त का मतलब है इसके अलावा, इसके अतिरिक्त पेंटागन, पेंटागन अमेरिका के अंदर उनकी सैन्य शक्ति का एक वो था, बिल्डिंग टाइप है, ठीक है, एक जगह है, ठीक है, एक जगह है पेंटागन, मैंने बताया था। इसके अतिरिक्त पेंटागन अपनी बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में अर्थात प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है। मतलब कि भाई जो पेंटागन है ना वो क्या करता है, एक पैसे का हिस्सा
अपनी औद्योगिकी बिजनेस इस पे खर्च करता है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि भाई कोई देश अगर बिजनेस चला रहा है तो वो अमीर होता है। इस प्रकार अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व का आधार सिर्फ उच्च सैन्य व्यय नहीं बल्कि उसकी गुणात्मक भी बढ़ाता है। देखो, सिर्फ अमेरिका सेना पे खर्च नहीं कर रहा, वो अपने व्यवसाय पे, अपने बिजनेस पे भी ध्यान दे रहा है। समझ रहे हो ना? मैंने बता, देखो जैसे सोवियत संघ था, वो सिर्फ मिसाइल बनाने में लगा पड़ा है, ताकत बढ़ाने में लगा पड़ा है, सेना को बढ़ाने में लगा पड़ा है। और ये अमेरिका ताकत तो बराबर रखी है, अपने देश में औद्योगिकी भी ला रहा है, मतलब जिसको प्रौद्योगिकी बोलते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आना, ये सब चीजें। फिर कह रहे कि अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में इतना आगे है कि किसी और देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना संभव नहीं है। अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा आगे है ना कि भाई कोई और देश उसका सामना नहीं कर पाएगा। देखो, हम यहाँ से मिसाइल छोड़ेंगे ना अमेरिका की तरफ, अमेरिका को कम से कम 15, 20, 25, 30 मिनट पहले बता था भाई मिसाइल आ रही है हमारी तरफ। सोचो, दूर से दूर खत्म कर देते हैं, वो उड़ा दे दूर से ही। फिर सुनो, फिर इसमें कोई शक नहीं कि इराक पर अमेरिकी हमले से अमेरिका की कुछ कमजोरियां उजागर हुई है। देखो, जब ना अमेरिका ने इराक पे हमला किया, उससे ना कुछ कुछ देशों को पता लग गया अमेरिका में कुछ तो कमी है। हमने लिखा ना कि हमले से अमेरिका की कुछ कमजोरियां उजागर हुई है, कुछ कमियों को पता लगा। ठीक है ना? अमेरिका इराक की जनता को अपने नेतृत्व वाली संगठन सेना के आगे झुका पाने में सफल नहीं हुआ। मैंने क्या बोला भाई? अमेरिका जो है इराक को अपने आगे झुकाने में सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, फिर बहरहाल भाई, बहरहाल का तो मानो चाहे मत मानो। ठीक है, कह रहे अमेरिका की कमजोरी को, हाँ भाई, अमेरिका की कमजोरी को अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला ऐसा देश कह रहे कि जरूरी होता है जो अपने मतलब की चीजों को बनाए और बरकरार रखे। अब मैंने क्या बोला कि अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला एक देश जरूरी होता है जो अपनी मतलब की चीजों को बनाता है, उसे बरकरार रखता है। मैंने बोला अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे भी भाई देश वगैरह हो, मतलब कि पूरे पूरे में ना, पूरी अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे भी देश होते हैं जो अपनी मर्जी से सब कुछ चलाते हैं। फिर यानी कि ऐसे देश के लिए जरूरी है कि उसके पास व्यवस्था कायम करने के लिए कायदों का लागू करने की क्षमता हो और इच्छा हो। देखो भाई, अब ना ऐसा करने के लिए उस देश को कुछ कुछ कायदों पर चलना होगा। कायदों पर चलना होगा, क्या है इसका मतलब? कुछ रूल को फॉलो करने होंगे। ठीक है, उसके बाद ये लो, ये लो भाई, साइड से करना था, क्या कर रहा हूँ मैं आज। भाई सुन जाओ, एक मिनट एक मिनट। पहले ना ऊपर वाला पैच, दूसरे पे आ गया। देखो मैंने क्या बोला कि अमेरिका की कमजोरी को, हम्म, अमेरिका की कमजोरी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें ऐसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों में देखना चाहिए। ठीक है, देखो कह रहा अमेरिका की, अगर तुम्हें कमजोरी पता लगानी ना, तो अमेरिका के इतिहास पे जाओ। ठीक है, अमेरिका कहाँ कहाँ हारा है, किस किस देश से पिटा है वो, किस किस देश ने उस पर कब्जा करने की सोच ली थी, किस किस देश ने उसको बुरी तरीके से हरा दिया था। अगर तुम्हें अमेरिका की कमजोरी का पता लगाना है तो ये काम कर दो, बस पता लग जाएगा तुम्हें। ठीक है, इतिहास के बारे में पता लगाओ उसके। कह रहे कि अच्छा, पता है किसी भी इंसान की कमजोरी पता लगाई ना, उसको पूरे इतिहास को छान दो, कितना भी बड़ा ताकतवर शेरखार क्यों ना हो, अगर तुम उसके पूरे इतिहास के बारे में बताओ भाई किस किस चीज से डरता है, खत्म कर दोगे तुमसे। ऐसा होता है। तो वही कह रहा है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल का प्रयोग महज 4 लक्ष्यों, जीतने, अवरोध करने, दंड देने और कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए किया है। ठीक है, मैंने कहा कि भाई इतिहास इस बात का गवाह है कि जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, मतलब जिनका साम्राज्य चलता है, उन्होंने सिर्फ अपनी शक्तियों को किस चीज के लिए भाई, मतलब जीतने के लिए, अपरोध करने मतलब भाई किसी चीज को बनाने के लिए, दंड देने और कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए, मतलब कि कानून व्यवस्था एक जैसी बनाए रखने के लिए किया। लेकिन अमेरिका क्या करता है भाई? किसी दूसरे देश पर कब्जा करता है। ठीक है, फिर अच्छा बताओ, अगर भारत जो है इतना शक्तिशाली, मतलब भारत ने किसी पर राज किया आज तक? तुम्हारी क्या है? उसके बाद वैसे भारत के पहले वाले लोगों ने किया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया। ठीक है, वो उसने बहुत अलग अलग कंट्री में राज किया, हमें पता ही नहीं है बस।
हमें बस पता है, लेकिन राज बहुत अच्छा किया हमारे हमारे देश के राजाओं ने भी, पूरा देश लूट के ले आए। ऐसा बस उनकी कहानी बताई नहीं जाती तुम्हें। ठीक है, मुगलों के बारे में बता रखा है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो लिखने का कार्य सिर्फ हमारे देश में चलता है, किसी और देश में नहीं चलता। और बहुत जितने राजा है ना भाई, उनकी कहानियां वगैरह लिखी गई है, कोई पढ़ता ही नहीं है। मुगलों की कहानी दिखा रहे हैं, बस में आगे ये सारी चीज है। फिर कह रहे कि इराक के उदाहरण से प्रकट है कि अमेरिका की विजय क्षमता विकट है। मतलब कि भाई अगर जो इराक का एग्जांपल लेना, विकट का मतलब क्या है? विकट बोलते हैं भाई ये बड़ा विकट है, एकदम मानो सटीक है, एकदम मजबूत सा है, कि अगर अमेरिका किसी पर टल गया जीतने में, वो जीत के ही रहेगा उसको। देखो इराक में हमला कर, उसने पूरा कंट्रोल पा लिया था, बस वहां के लोग शांत नहीं रहे। ठीक है, फिर कह रहे इस तरह अवरुद्ध करने और दंड देने की भी उसकी क्षमता सुसिद्ध है। देखो दंड देने में बहुत आगे, अमेरिका दंड देने में बहुत आगे है। पता कैसे? अमेरिका की 9/11 वाली घटना याद करो। 4 एरोप्लेन चक्कर में पूरे जितने भी देश हैं, सबसे बड़े बड़े डॉन को उठा के एक जगह जमा कर दिया। फिर पूरे दुनिया में पता लगा भाई किस कौन कौन शामिल है इसके अंदर। इराक का पता लगा, ठीक है, इराक पे हमला किया। ठीक है, जिस जिस पे भाई बहुत सारी बात तो लिखी नहीं है इसके अंदर। जिस जिसके बाद जिसको उस पे जिस अमेरिका को जिस पर शक हुआ ना, सीधा वहां पे बमबारी कर दी, कुछ नहीं सोचा, जिस पर शक सीधा उड़ा दिया। ऐसा किया उसने। उसके बाद भाई कह रहे कि अमेरिकी सैन्य क्षमता की कमजोरी सिर्फ एक बात में जाहिर हुई, वह अपने अधिकृत भूभाग में कानून व्यवस्था नहीं बहाल कर पाए। देखो भाई अमेरिका की जो एक कमजोरी जो जाहिर हुई ना, अमेरिका की जो कमजोरी कहां से पता लगी? क्यों? अपने देश में ही कानून नहीं चला पाता। बात में आ गई, अमेरिका सब जगह कानून चला रहा है, अपने अपने देश में नहीं चला पाता। बात में आ गई भाई। देखो इतना ना एक बार सब ना पढ़ के आना इसको, ठीक, उसके बाद ना फिर देखते हैं इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर।